नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टो के बारे में। दरअसल चुनाव आ चुके हैं, दिसंबर में सरकार बन जाएगी, नवंबर में वोट डल जाएंगे। इसके साथ दोनों पार्टियां यानी जितनी भी मैदान पार्टियां हर पार्टी अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, वचन पत्र के नाम से अपने अपने फ्री के घोषणा पत्र ला रही हैं। कह सकते हैं कि जन मन के मैनिफेस्टो की तैयारी हर पार्टी कर रही है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। ये इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि हर पार्टी घोषणा पत्र के नाम पर मुफ्त की घोषणाएं करती हैं। और कल की बात है, देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है। 140 करोड़ की आबादी में 6 करोड़ 77 लाख लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि सब टैक्स पे ही होंगे, कुछ तो इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं कि उनको लोन का फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि उसमें नियम है कि अगर 3 साल तक का आपका इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं है तो आपको बैंक से कर्ज नहीं मिलेगा। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट की राय पर लोग इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं जिनको लोन लेना होता है। लेकिन हम खास बात करने वाले हैं कि देश में 2-3 करोड़ के आसपास, इसमें सरकारी कर्मचारी को भी जोड़ लें, वो टैक्स पे करते हैं और 137 करोड़ के आसपास की आबादी पर वो टैक्स का पैसा खर्च होता है। अब इसमें लोग तर्क कर सकते हैं कि हम जो पैसा देते हैं उसमें कई जगह हमको टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे पेटीएम से पेमेंट करें चाहे एटीएम से करें। सरकार तो हमसे टैक्स लेती है, गरीब भी हो चाहे अमीर हो। लेकिन जिसकी जेब से सीधा पैसा जाता है वो करीब 2-2.5 करोड़ के आसपास होंगे, ऐसा एक मोटा मोटा मानना है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि देश में टैक्स पे करने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन हर पार्टी मुफ्त की घोषणा करके सरकार बनाना चाहती है। तो ये भी एक तरह से देश के साथ गद्दारी शब्द तो थोड़ा सा भारी हो जाएगा, लेकिन गद्दारी शब्द कहें तो ये भी मुझे लगता है कि मुनासिब ही होगा। क्योंकि अगर आप इनकम नहीं है, कर्ज लेकर सरकारें मुफ्त की घोषणाओं पर अमल करती है, तो फिर ये उनके साथ अन्याय होता है जो टैक्स पे करते हैं, उस देश के साथ अन्याय होता है जो इनके बोझ तले दबता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज मुफ्त की घोषणाएं करती हैं सरकार में आने के लिए, लेकिन जो लोग टैक्स पे करते हैं वो दब जाते हैं इनकी घोषणाओं के तले, और देश में एक तरह से मुफ्तखोरी का माहौल बनता है। कोई काम करना नहीं चाहता और काम करने के बदले फिर मोटी मोटी मजदूरी मांगते, रकम मांगते। तो इस पर विस्तार से बात चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी, स्काइप पर हैं डॉक्टर राहुल रंजन पत्रकार साथी, और दूसरे साथी स्काइप पर मौजूद हैं देवदत्त दुबे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत योगीराज जी आपसे। बेशक राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, वचन पत्रों में जनता से वादे करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और जनता की अदालत में इस बात की जरूर पूछ परख होनी चाहिए कि आखिर ये मुफ्त की घोषणाएं वो पूरी कहाँ से करेंगे। क्या सरकार में आने के बाद कर्ज लेकर करेंगे या वो अपनी पार्टी के फंड से करेंगे? अगर वो इनकम शो नहीं कर पाते तो फिर उनको वचन पत्रों में, मैनिफेस्टो में मुफ्त की घोषणाएं करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये हमारी बातचीत का एक हिस्सा होगा। लेकिन अभी युगराज जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के लिए वरिष्ठ नेता जयंत मलैया के नेतृत्व में समिति का गठन कर दिया है। पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश के प्रभात झा उसके सह संयोजक है, और ये समिति ने अपने आज पहली बैठक की। आपकी राय कि इसमें क्या क्या हो सकता है? क्या ये पार्टी भी मुफ्त की घोषणाओं के ढर्रे पर जाएगी? क्योंकि सरकार में अगर आना है तो फ्री में तो आपको देना होगा, वरना सरकार से आप बाहर हो जाएंगे। इस तरह की मानसिकता लोगों की बन रही है, जो खतरनाक है, देश के लिए देशद्रोह की सीमा तक जाने वाली है। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, लेकिन इन सब के लिए जिम्मेदार भी ये राजनीतिक दल ही हैं। इनसे किसी ने नहीं कहा था कि आप ऐसे बड़ी बड़ी घोषणाएं करें, ऐसे बड़े बड़े वादे आप करो। इन्होंने धीरे धीरे मतदाताओं को फ्री की, मुफ्त की चीज़ों की लत लगाई, और वो लत इतनी बढ़ा दी कि अब एक दूसरे राजनीतिक दल उस लत के चक्कर में एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं। ये जंग मची हुई कि कौन कितनी ज़्यादा लेकिन ये होड़ तो करें, मगर उन माननीयों से पूछो तो सही कि आप ये पैसा कहाँ से लाएंगे? अपने घर से अपनी पार्टी का फंड तो देंगे नहीं, कर्ज लेंगे और फिर घी पियेंगे। जी, वही तो असल में क्या है, इस पर कोई ऐसा कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी या कोई अंकुश तो है नहीं, तो जिसकी मर्जी में आए वो जितनी चाहे उतनी घोषणाएं कर दे। कहीं तो बिल्कुल बस ना चले, नहीं तो वो अंतरिक्ष तक की सैर करा दें आपको। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि कोई रेगुलेटर अथॉरिटी इनके ऊपर हो, या ये जो चुनावी जो राजनीतिक दल हैं, हर राजनीतिक दल जो चंदा लेता है, तो चंदे की राशि जाती कहाँ है? या तो आप उस चंदे से आप घोषणाएं करो, साहब इस बार हमारे पास इतना चंदा और हम इतनी घोषणाएं कर पाएंगे, या आप एक ऐसा फंड बनाएं घोषणाओं को लेकर। ये तो आप वैसी बात करें जैसे एक गांव में कहावत है, कसाई के सामने से उसका पीसना को चुरा ले जाए। पीसना होता आटा,
पॉलिटिकल पार्टी जो चंदा लेती है और वो चंदा जनता को देते हैं, संभव ही नहीं है। एक आध को उदाहरण हो तो बताइए कि किसी राजनीतिक दल ने अपने फंड से पैसा दिया हो कहीं कहीं भी, किसी भी आपदा पर, किसी भी बड़ी दुर्घटना पर। तो ये तो जो दल है उनकी आदत कसाईयों की तरह हो गई है। नहीं, लेकिन मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि चंदा जाता कहाँ है? हर राजनीतिक दल चंदा लेता है लोगों से, उद्योगपतियों से लेता है और लोगों से लेता है, सब चंदे के मामले में। और कोई बॉन्ड जारी करके ले रहा है, कोई नगद में ले रहा है, तो इसका करते क्या है? यदि आप अपने खर्चों पे ये कर रहे हैं, पार्टी चलाने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो फिर एक मत इसमें एक और बना लें आपके साथ, हम इतने ज़्यादा घोषणा नहीं करेंगे जी। लेकिन ये चूंकि संभव नहीं है। और दूसरी बात है कि जब तक कोई लीगल अथॉरिटी इनके ऊपर नहीं बैठेगी कि साहब कोई भी राजनीतिक दल घोषणा करे बेशक, लेकिन एक सीमित दायरे में जाके घोषणा करे और उससे ज़्यादा की वो घोषणा नहीं कर सकता। या तो कि ऐसा कोई अमेंडमेंट पारित किया जाए। यदि ये संभव नहीं होगा तो फिर सारे राजनीतिक दल चांद सितारे सब तोड़ के लाने के वादे करेंगे और इन सब के बीच पिसेगी बेचारी गरीब जनता। क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया है कि मात्र 100-125 करोड़ देश में 7 करोड़ केवल इनकम टैक्स पे ही है। तो 6 करोड़ 77 लाख लोगों ने इनकम टैक्स दाखिल किया है, उसमें टैक्स पे कितना करेंगे ये संख्या तो बहुत कम है। हाँ जी। आप उन्हीं के पैसों से और उन सब से आप खर्चे चला रहे हैं सरकार के, और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित भी यही वर्ग है। तो या तो इस वर्ग की सहमति ली जाए कि साहब आपका जो टैक्स पे है हम उसमें से इतना खर्च उसमें करेंगे। तो यदि उसका एक ट्रांसपेरेंट कोई पॉलिसी बनाई जाए तो समझ में आता है। वरना आप ये देखो कि भाजपा कांग्रेस तो एक ये मान सकते हैं चलो बड़ी और पुरानी पार्टियां, अब तो जो नई पार्टी आ रही वो पहले घोषणा करती है, बाद में उसका पंजीकरण होता है। तो इस तरह की हर पार्टी आती है मैदान में, वो तमाम तरह की घोषणाएं करती है और मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करती है। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये कि ये जनता की भी जेब काट रहे हैं, ये आर्थिक देश के बजट की भी जेब काट रहे हैं और देश को गर्त में ले जा रहे हैं। बिल्कुल। मुफ्त की आदत से लोगों की काम करने की मानसिकता खत्म होती है और फिर जो काम करते हैं वो महंगी मजदूरी मांगते हैं और उसके चलते फिर हर चीज़ के दाम ऊपर जाते हैं। क्योंकि किसी भी देश में अगर श्रमिकों का जो काम करने का पैमाना है, अगर श्रमिकों के वेतन और काम के उत्पादन से वो जुड़ता है तो फिर दूसरी जो विदेशी कंपनियां वो यहाँ आके अपना कारोबार जमाती है। वो जानती है यहाँ श्रमिक शांति है, यहाँ मजदूरी सस्ती है और लोग अच्छा काम करते हैं। तो ये और उसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन हम सिर्फ इस पर जाना चाहते हैं कि 2018 में चूंकि भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक थी, 2018 में बीजेपी के पास 30,000 से ज़्यादा सुझाव आए थे और उसमें लगभग 700 सुझावों को उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात की थी। अब उसमें डॉक्टर राहुल जी, इसमें कोई शक नहीं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए आप अगर मुफ्त की घोषणा करते हैं तो ये बेहतर है। अगर पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप देते हैं, स्कूटी देते हैं, साइकिल देते हैं गांव की बच्चियों को, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत सारे कामों में मुफ्त की चीज़ों की घोषणा करेंगे, जैसे माननीय अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि हाँ मैं मुफ्त की घोषणा करता हूँ और मैं करूँगा, तो ये जो ढीठपन है, ये जो बेशर्मी है मुफ्त की घोषणाएं करने की, ये कहीं ना कहीं देश के लिए चिंता का विषय है। राजनीतिक पार्टियों के लिए तो ये सत्ता में आने का साधन है, लेकिन देश कहीं ना कहीं इसमें पिस रहा है क्योंकि राजनीतिक दल इतनी गैर जिम्मेदारी से घोषणाएं कर रहे हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, वो कर्ज लेकर घोषणाओं की पूर्ति में लगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो सरकार से बाहर हो जाएंगे। आपकी राय, ये आत्मघाती दौर में राजनीतिक दल चले गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज देश को ले जा रही हैं, आपका इसमें क्या कहना है? सीधी बात है कि चुनाव जीतने के लिए जितने प्रपंच और जितना प्रोपोगंडा कर सकते हैं राजनीतिक दल वो करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग की भूमिका भारत में सिर्फ इतनी बची है कि वो सिर्फ चुनाव करा दे, मैनिफेस्टो से उसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि चुनाव आयोग क्या, कोई प्रशासनिक ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं बन पाई है अभी तक कि किसी भी राजनीतिक दल की घोषणाओं पे, संकल्प पत्रों पे कोई मॉनिटरिंग की जा सके। इसकी वजह से हुआ ये है कि राजनीतिक दल बिल्कुल निर्बाध रूप से बिल्कुल स्वतंत्र हो चुके हैं कि वो कोई भी घोषणाएं कर सकते हैं, और घोषणाएं पूरी हो या नहीं हो, अधूरे रह जाए वादे, संकल्प अधूरे रह जाए, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन राजनीतिक दलों ने एक मानसिकता को पकड़ा है कि भारत में लोग मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए उतावले हैं और इसका फायदा राजनीतिक राहुल दल जी, आपकी बातचीत में एक चीज जोड़ना जरूरी, इसलिए मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। जो पार्टियां 5 साल के लिए सरकार में आ जाती हैं वो ये भी घोषणा पत्र में बताया कि वो जो घोषणाएं कर रही हैं वो कितने साल में पूरा करेंगी। अगर वो अपने नियत समय सीमा के भीतर उस घोषणा पत्र पर अमल नहीं करती हैं तो अगली बार से उस पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने
कोई घोषणा 5 साल के लिए की है, 2 साल में पूरी करने के लिए अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर चुनाव आयोग या बाकी लोग उस पर कार्रवाई करें कि आपने ये झूठा वादा किया था और एक तरह से ये जनता के साथ ठगी है और देश के साथ द्रोह है। जी, तो वही राघवन जी कह रहा हूँ कि आपके पास जो फंडिंग है, वो आखिरकार ये फंडिंग राजनीतिक दल बताएं कि लोगों के ऊपर खर्च करना है तो वो खर्च किस मद में होगा, वो खर्च कहाँ से आएगा। लोग, आप स्थिति ये हो गई है कि हमारी ही जेब कट रही है और हमारी ही जेब से वसूला जा रहा है। दोनों चीजें, लूट भी हम रहे हैं, लाभ भी हमें दिया जा रहा है। लेकिन आम जनता को ये समझ में नहीं आ रहा कि लूट तो लोग यही रहे हैं और वही हमको बांट रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसकी वजह से राजनीतिक दल फायदे में। आप ये देखिए, आप जो जिक्र कर रहे थे कि स्कूल शिक्षा के लिए आपको जरूरत है, आप वहां दे दीजिए, मेडिकल में आपको जरूरत है, आप वहां दे दीजिए, जहां जायज है, जो विकास की बात है, जहां प्रोग्रेस मिलना है, वहां आप दीजिए, किसी को ऐतराज नहीं होगा। किसी गरीब लड़की की शादी के लिए परिवार की स्थितियां खराब हो जाती हैं, आप वहां दे दीजिए, जायज है। लेकिन बिना काम के आप पैसे दें किसी को, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, किसी भी वर्ग के लोग हों, ये मुफ्तखोरी की आदत उनमें एक गंदी, एक तो मुफ्तखोरी की आदत हो गई, जी, दूसरी ये है कि अब उनकी गंदी आदतें पड़ने लगी। शराबखोरी आप कितना भी करो बढ़ गई, जुआ उतना बढ़ने लगा, नशे की आदत उतनी बढ़ने लगी। तो आप जहां फ्री का पैसा दोगे तो गंदी आदतों की ओर लोगों को डॉक्टर लेकर राहुल, जाओगे तो डॉक्टर सुधार राहुल, होगा। आप तो जी। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, पत्रकारिता के साथ साथ यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। आप देखिए कि सरकार KG1 से लेकर, पहली क्लास से लेकर उच्च शिक्षा, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज तक की परीक्षा, पढ़ाई मुफ्त क्यों नहीं कर देती? IIM की पढ़ाई मुफ्त कर दें। अगर उनको वो चाहते हैं कि हम बच्चों का कल्याण करना चाहते हैं तो वहाँ आप निःशुल्क पढ़ाई कर दें, वो समझ में आता है। लेकिन पढ़ाई में आप मोटी फीस देते हैं। पढ़ाई के मामले में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो उन पर कोई नियंत्रण नहीं है, वो मोटी फीस देती है। ऊपर से फिर आप ये मुफ्त की घोषणा करते हैं तो आदमी, जो आम आदमी, वो सैंडविच हो गया है। वो एक तरफ से महंगाई में दबता है, दूसरी तरफ सरकार की घोषणाओं में वो पिस जाता है। ये एक तरह से दोहरे कष्ट से जनता गुजरती है। जी, नहीं राघवन जी, क्या है, देखिए, मेडिकल की आप बात कर रहे हैं, आपका सरकारी तंत्र में जितने भी मेडिकल कॉलेजेज हैं या फिर जितने भी मेडिकल अपने अस्पताल हैं, सरकारी अस्पतालों की स्थिति अभी तक नहीं सुधरी। और लेकिन आप हर राजधानी में, कस्बे में, तहसील स्तर पे देखिए, 5 स्टार हॉस्पिटल्स तैयार हो गए। आखिरकार किसके नियंत्रण, किसके संरक्षण में हॉस्पिटल बन रहे हैं? आप सरकारी जो पैसा आता है, हर व्यक्ति जो टैक्स पे करता है, किसी न किसी रूप में सरकारी खजाने में जाता है। और यह सिर्फ उस विकास के लिए होता है कि आपकी सड़क, आपकी पानी, आपका बिजली, जी, आपका मेडिकल, जो बुनियादी सुविधाएं लोकतंत्र में मुफ्त देने की है, बिल्कुल। वही चीजें मैं लौटता हूँ सरकारों ने आपका। छीन ली। जी, बहुत सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे, समय की बीच में कमी हो जाती है। लेकिन इस बीच में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष BD शर्मा ने क्या कहा, और कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक वर्तमान में PC शर्मा कहते हैं, पहले उनको सुन लेते हैं संक्षेप में, फिर मैं आता हूं देवदत्त दुबे जी के पास। पहले BD शर्मा और PC शर्मा को सुनते हैं। मैनिफेस्टो कमेटी ने कई प्रकार की चीजें, जन आकांक्षाओं को कैसे अपने मैनिफेस्टो के अंतर्गत शामिल करेंगे, इस नाते से अलग अलग प्रकार से वेबसाइट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में नीचे तक प्रत्येक बूथ लेवल से जन आकांक्षाओं को कलेक्ट करते हुए आगामी आने वाले चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी जिस मध्य प्रदेश को अब ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा, इस परिकल्पना पर भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो की कमेटी ने कई प्रकार के बिंदुओं पर विचार किया है। और इनको घोषणा पत्र की समिति की जरूरत ही नहीं है। ये तो केवल एक काम करेंगे, जो 22,000 घोषणाएं की है मुख्यमंत्री, उसको डाल दें, उसमें हो गया घोषणा पत्र। कोई ज़्यादा काम नहीं है मलैया जी के पास, केवल वो घोषणाएं जो मुख्यमंत्री ने 22,000 की, ये डाल दें कि ये घोषणाओं को पूरा करेंगे। ये वचन पत्र में जो बात कही थी किसानों के ऋण माफ़ी की, 300 रुपये से 600 रुपये वृद्धा पेंशन हो गई थी, बच्चियों की शादी के 51 हो गए थे, बिजली 100 रुपये हो गए थे उस ज़माने में, तीर्थ दर्शन यात्रा सभी धर्मों की जो वचन था वो भेजा था। इसका पूरा प्रोजेक्ट सब स्वीकृत कर दिया था। जो महाकाल कॉरिडोर जिसका ये श्रेय ले रहे थे, उसका भी जो है निर्माण कांग्रेस ने शुरू हो गया। तो जो वचन दिए थे
वो सब कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने के अंदर जितने संभव थे वो पूरे किए थे। तो कुल मिलाकर दोनों दल एक दूसरे पर या सारे दल एक दूसरे पर तीर निशाने चलाएंगे, लेकिन जैसे बीजेपी ने 75% हायर सेकेंडरी में जो अंक बेटे बेटियां प्राप्त करते हैं उनको स्कूटी की बात की थी, लैपटॉप की बात थी, इसके अलावा बेटियों को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की बात की, हॉस्टल की संख्या क्षमता दुगनी करने की बात की थी, फूड प्रोसेसिंग और टूरिज्म यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई थी। इसके साथ साथ नए वेतनमान की स्थापना और कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन देने यानी उनका वेतन युक्तियुक्तकरण करने की बात हुई। तो ये सब चीज़ें इस पर फोकस करने की हर पार्टी को जरूरत है, बजाय इसके कि फ्री में क्या दिया जाए। लेकिन देवदत्त जी, फ्री के बगैर काम चलता नहीं है। और अब तो एक नए प्लेयर आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल, वो खम ठोक के बोलते हैं कि हम तो फ्री की घोषणा करते हैं, जिससे जो बने सो कर ले हमारा, और सरकार में भी आते हैं। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है ये आत्मघाती है और ये सबके लिए खतरनाक है। आपकी राय, मैनिफेस्टो में कम से कम मुफ्त की घोषणा होनी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर फ्री कर देना चाहिए, बाकी पर आप टैक्स लगाइए, मजदूरी की दर आप महंगी कर दीजिए, लेकिन मुफ्त में कुछ ना मिले, ये कोशिश होनी चाहिए ताकि लोगों को काम करने की आदत पड़े और वो मक्कारी से बचे। आपकी राय? मुझे लगता है कि वोट जो कभी समस्या समाधान के लिए बना था वो समस्या बन गई है वोट अब देश में। राजनीतिक दलों को वोट चाहिए, कैसे चाहिए इसकी चिंता किसी को नहीं कि देश कहाँ जाएगा। इस तरह की घोषणाओं से एक तरह जहाँ अकर्मण्यता बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर ईर्ष्या भी बढ़ रही है। जो मेहनत कश लोग हैं, जो मेहनत से पैसे कमाते हैं, टैक्स भरते हैं, और जब उनके टैक्स का पैसा ऐसे वोट के लिए लुटाया जाता है तो उनमें एक ईर्ष्या का भाव भी आता है। तो जो पूरा जो अपना सिनेरियो है वो बदल रहा है देश का। बहुत मेहनत कश लोग थे, गांव में बहुत मजदूर मिलते थे, आज खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते। मनरेगा की योजना में भी तय कि यदि काम नहीं भी करोगे तो इतनी मजदूरी तुम्हें मिलनी ही है। ऐसे ही अब जो 1000 रुपये घोषणा है, ये सब जो अकर्मण्य राजनेता हैं ये सब, क्योंकि ये अपने पुरुषार्थ के दम पे वोट नहीं लेना चाह रहे, ये अपने उस पे कि हम ये करेंगे, इस ऐसा काम करेंगे कि लोग हमसे प्रभावित होकर वोट देंगे। ये तो एक तरह से इनाम घोषित कर रहे हैं या नीलामी बोली लगा रहे हैं, और सब दल इसमें शामिल हो गए। दुर्भाग्य की बात है कोई एक दल, और वो चुनाव में ऐसा होता ही है कि एक पहलवान जैसा होगा उसी पे दूसरे को जाना पड़ेगा, उसी पिच पे उसको जाना पड़ेगा, अन्यथा फिर वो पिछड़ जाएगा। तो ये सब दल यदि एक बार सोच लें कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश होता है, और यदि उस तरफ भी एक निगाह डाल लें तो मुझे लगता है इस तरह की घोषणाएं करने में उनको थोड़ा तो संकोच होना चाहिए। बिल्कुल, अन्यथा तो जी दरअसल सारी बाजार जैसे इज्जत लुटती है ऐसे लोकतंत्र लुट रहा है जी। और अब तो कुछ दिन में इनकी मुसीबत बढ़ने वाली, नेताओं की डिमांड जनता की और बढ़ती जाएगी। नेताओं की मुसीबत नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि ये तो सरकार में आने के बाद 5 साल भूल जाएंगे, फिर अगले 5 साल नए वादे करेंगे। जनता भी तो उसकी भी स्मृति कमजोर है। लेकिन योगी राज जी, दरअसल किसी बाजार में, किसी मार्केट में एक ख्याति प्राप्त दुकानदार होता है और वो कहता है कि मैं आपको शक्कर 25-40 रुपये किलो से कम पर नहीं दे सकता। अगर कोई दुकानदार पड़ोसी उसको 35 रुपये किलो देता है तो वो कहता है कि आप वहीं से लो। तो उसमें मिलावट होती है, वो घटिया तरह की होती है। अगर बड़ी पार्टियां ये तय कर लें कि हम फ्री की घोषणा नहीं करेंगे क्योंकि इससे देश नहीं चलने वाला, तो फिर जो छोटे दल हैं जिनके सरकार में आने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, फिर उनके पास मतदाता कम जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि ये तो ठग जैसे लोग हैं, जो काम हो नहीं सकता उसकी बातें कर रहे हैं, आसमान से तारे लाने की बात कर रहे हैं और हथेली पर सरसों जमाने की बात कर रहे हैं। ये संभव ही नहीं है। 1-2 चुनाव के बाद ऐसे लोग अप्रासंगिक हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही जोखिम भरा काम है और कोई भी दल सरकार से बाहर एक क्षण के लिए भी नहीं होना चाहता। 5 साल तो बड़ी चीज़ है, तो कोई भी ये खतरा मोल नहीं ले सकता कि हम तो वही घोषणा करेंगे जो वास्तविक रूप से हम कर सकते हैं। पिछले चुनाव की बात करें 2018 की, भाजपा ने से जब कहा गया कि कांग्रेस ने कहा कि हम 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे, जयंत मलैया जी ने इसको दोहराया कि जब मैं उस समय वित्त मंत्री था और हमने कहा था कि ये संभव नहीं है, किसानों का आप कर्जा माफ़ नहीं कर सकते, और बीजेपी ने वो घोषणा नहीं करी। लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही ऐलान किया कि 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं तो सीएम साफ, तो किसानों का बड़ा वोट भाजपा से छिटक कर कांग्रेस के पाले में चला गया। लेकिन ये 1-2 बार हो सकता है, जैसे कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो ये रिस्क आपको लेनी पड़ेगी अच्छे काम करने के लिए और अच्छी छवि बनाने के लिए। आपकी राय बहुत संक्षेप में, दूसरे दौर में बातचीत का वक्त बहुत कम है। नहीं यार, आप ये देखिए, इन सब के चक्कर में जो जनता की मूल डिमांड है वो पीछे छूट जाती। आज आप देखो कि महंगाई की कोई बात नहीं करेगा इन घोषणा पत्रों में,
पेट्रोल की कोई बात नहीं करेगा, लेकिन फ्री की सब बात करेंगे। तो मतलब आप 2-4-5 चीज़ ऐसी ले आओ जो जनता का ध्यान आकर्षित करे, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ रख दी आपने। तो जो मूलभूत जो सुविधाएं, और फिर दूसरा क्या है कि अब जैसे मान लो कई संपन्न किसान हैं, कई अधिकारी हैं, उनको भी लाभ मिलेगा, उनके जो गरीब किसान है उसको भी उतना ही लाभ मिलेगा, अमीर किसान है उसको भी उतना ही लाभ मिलेगा। अभी जो घोषणा हुई है महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये देने की, कांग्रेस ने कहा कि हम 1500 रुपये देंगे। इसी में प्रति वर्ष लगभग 15 से 17 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होगा। 15 से 17 हज़ार करोड़ में आप एक छोटा मोटा शहर बसा सकते हैं, रोजगार की बड़ी यूनिट लगा सकते हैं और गांव-गांव में रोजगार के लिए आप काम कर सकते हैं। 5 साल में आप सोचिए कि लगभग 1 लाख करोड़ का मामला है ये, जो मुफ्त में आप दे रहे हैं महिलाओं के लिए 1,000 रुपये। इससे वोट तो मिल जाएगा, लेकिन इससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा, इससे फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, इससे विकास नहीं होगा। जी नहीं, और फिर तो मुख्यमंत्री जी और कई लोग तो बाकायदा गिनाते हैं कि 1,000 इसके और 6,000 किसानों के और 4,000 हमारे और 6,000 प्रधानमंत्री के, 10,000 हो गए, फिर और गिना गुनों को 50,000 ले जाते हैं पूरा आंकड़ा। तो आप ये मुफ्त में ही दे रहे हो, आपकी बिना किसी उसके, और सबको दे रहे हो आप। ये कांग्रेस ने एक घोषणा की थी, हम सब कर्जा माफ़ की। अब कर्जा माफ़ की जब बात है, किसका कर्जा माफ़ हुआ? वो दावे से कहते हैं साहब हमने कृषि मंत्री कमल पटेल के परिवारजनों का कर्जा माफ़ किया। तो क्या इनका कर्जा माफ़ किया जाना चाहिए क्या? या कांग्रेस के जो बड़े किसान हैं, बड़े जो नेता हैं, उनका कर्जा माफ़ किया जाना चाहिए? तो ऐसी बहुत सारी बातें जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये मुफ्त का चंदन घिसमेरे नंदन जैसा मामला है। राहुल जी, बहुत संक्षेप में आपकी इसमें राय। पहले ये होता था कि रात में नेता लोग चलते थे, कहीं शराब, कभी कुछ ऐसी चाहे सुविधा दिया, लेकिन इन लोगों ने बड़ी चतुराई के साथ में, राजनीतिक दलों ने और नेताओं ने इसको अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से सरकार में शामिल कर लिया। जो मुफ्तखोरी राजनीतिक दल अपनी दम पे करते थे, उनने अब सरकार को कंधे पे रख करके ये पूरा का पूरा खर्चा सरकार के और लोगों के कंधे लगा दिया। अब ये सरकारी जो घोषणाएं हो रही मुफ्तखोरी की, पहले राजनीतिक दल करते थे, अब ये सरकारें कर रही। और कितना साथ दिया, और लेकिन ये चोरी चल रही है। इसमें कोई ना तो पकड़े जाएंगे, ना कोई केस दर्ज होगा, और ये जनता के बीच वाहवाही की बात है। देवदत्त जी, पहले जैसा राहुल जी कह रहे हैं कि शराब बढ़ती थी, पैसे बढ़ते थे, कंबल बढ़ते थे, साड़ियाँ बढ़ती थी, और वो चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मसला बनता था। अब ये जो घोषणा है, ये कोई उल्लंघन का मुद्दा नहीं बनता है। इसमें वोट भी मिलते हैं और मजे भी हैं, क्योंकि सरकार का पैसा, पार्टी का पैसा खर्च नहीं होता, पैसा सरकारें करती है और वोट पार्टियों को मिलते हैं। आपकी बहुत छोटी सी राय। देखिए, जिस तरह से चतुराई राजनीतिक दल दिखा रहे हैं, ऐसी चतुराई की अपेक्षा हमारी चुनाव आयोग से है कि वो चतुराई दिखाएं कि जो ये घोषणाएं करते हैं उनसे पूछे कि आप सरकार में आने के बाद कैसे पूरी करेंगे, और दूसरा कि आप यदि इन घोषणाओं को पूरा नहीं की पिछले वर्षों में जो आपने की, तो आपको घोषणा पत्र क्यों जारी किया जाए, आपको मना कर दिया जाए, आप नया घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते, अतीत में आप जो घोषणाएं कर चुके पहले वो पूरी करो। ऐसे बहुत सारे, देखो हर जगह जहां चाहे वहां राय, यदि चुनाव आयोग चाहे तो इन सब चीजों पर भी रास्ता निकल सकता है। इसके लिए बहुत अच्छे सुझाव है, चूंकि समय की कमी है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दल से अब आप हम सब लोग बार बार चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में तो फिर TN शेषन बहुत याद आते हैं। अगर वो होते तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालते। लेकिन मैं सारे साथियों से, और जब उसको समाप्त करते समय एक बात जरूर कहूँगा कि कम से कम आयोग इतना तो अकाउंटेबल बनाए पॉलिटिकल पार्टीज को, कि उनसे पूछे कि जो आप अरबों खरबों की घोषणाएं करते हैं, ये पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। अगर सरकार के पास प्रॉफिट है तो आप खर्च करें, और अगर कर्ज लेकर करेंगे तो फिर ये आप घोषणा नहीं कर सकते, क्योंकि कर्ज लेकर अगर आप घोषणाओं पर पालन करेंगे तो फिर देश डूबेगा। कम से कम एक लाइन की कोई चीज़ जरूर आनी चाहिए कि घोषणाएं तो आप करें, लेकिन वो कर्ज लेकर पूरी नहीं की जाएंगी। अगर इतना भी कुछ हो जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ प्रतिबंध लग जाएगा। अब आयोग, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट इसको जरूर ध्यान रखे, या वो उस बात पर चर्चा करते होंगे कि, लेकिन कोई रास्ता दिख नहीं रहा, ऐसा हम मानते हैं। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूँ। योगीराज जी, आपका साधुवाद। डॉक्टर राहुल, आपका धन्यवाद। और देवदत्त दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बीजेपी का घोषणा पत्र आने वाला है, बैठकें शुरू हो गई है, कांग्रेस की तैयारी पहले से चल रही है। तो देखते हैं ये घोषणा पत्रों में मुफ्त की कितनी घोषणा होने वाली है, और वो घोषणाएं कितने वोट में तब्दील होगी। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INDU 24।